पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। ये सारे डायनामिक्स इस वक्त रीजन के चेंज हो गए। फ्लड्स आर द न्यू नॉर्मल फॉर पाकिस्तान। बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, वो भी एक नया नॉर्मल होगा। ये सबसे खुशाइन बात थी कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया। कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक है, असली सांप के आस्तीन वाले सांप? बोल तो बोल रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहे हैं? आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 11 रुपए 37 पैसे बढ़ गई। बजट के बाद दूसरी बार पेट्रोल महंगा होने पर अवाम सरापाए एहतजाज, कमी का मुतालबा। चीनी का मामला हल होने के बजाय मजीद उलझ गया। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट पर IMF का इजहार तशवीश। तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी दरामद के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर वापस ले लिया। 3 लाख के बजाय पहले मरहले में 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। उधर हुकूमत ने चीनी के निर्ख किए तो कम किए तो शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। चीन के सदर की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने SCO रुकन ममालिक को इलाकाई ताउन पर जोर दिया। इसहाक डार की चीनी सदर से मुलाकात में इलाकाई आवन पर गुफ्तगू। कहा पाक चीन देरपा दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इलाकाई मकासद के उसूल पर पुरअज़्म है। मॉनसून बारिशों के बायस मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नदी नालों में तुगयानी समेत लैंडस्लाइडिंग के खतरात मजीद बढ़ गए। महकमा मौसमियात ने कराची में 18 जुलाई की शाम से बारिश की पेशगोई कर दी। सूबाई इंतजामिया आने वाली बारिशों के लिए तैयार है। प्रोग्राम में तफसीली बात होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, अब्रार, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। दूसरा ग्रुप आज रवाना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी, आया नू बखैर रागले वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सांसर। फैसल, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सफर किस पे किया जाता है? उर्दू वाला सफर के इंग्लिश वाला सफर? हाय फैसल, प्लीज डोंट डिस्कस अबाउट अंग्रेजी वाला सफर, टेल मी अबाउट उर्दू वाला सफर। वाह सादिया, वैसे तो सब सवारियां ही गरीब की पहुंच से हैं बाहर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा होता है बाइक का सफर। जी फैसल, क्या आपको अब ये पता है कि ऑन एवरेज एक बाइकर लेट्स से कितना सफर करता है? लगभग 50 किलोमीटर। अब ये बताइए कि अगर एक बंदा 1.5 किलोमीटर 1.5 लीटर भी कर रहा है तो वो लगभग 500 तो महीने का एक दिन का खर्च कर लेता होगा। तो महीनों में तो ये बहुत ज्यादा होता होगा। यानी कि एक दिन में 500, महीने का लगभग 13-14 हजार, यानी जो 40,000 भी कमा रहा है उसकी तनख्वाह का 35%। अब वो क्या करेगा? अब वो बाकी के 25,000 में घर का किराया देगा, बिजली पानी का गैस देगा, बच्चों की फीस देगा, घर का राशन लाएगा, बीवी बच्चों की बीमारी में उनका इलाज, और बच्चों की ख्वाहिशें तो बस एक ख्वाब या फिर हो जाएंगी नामुमकिनात। एब्सोल्युटली फैसल, ये सारी समीद इसलिए बांधी गई है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल रात इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत अब 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर। ऐसे में हाई स्पीड डीजल भी तो हाई चल रहा है ना, उसकी भी कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर करार दे दी गई है। और अब इस सब में हो क्या रहा है? अब इस सब में हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। इंटरसिटी इंटर प्रोविंस जो बसें हैं उनके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। अगेन वही सवाल, जब बढ़ता है तो किरायों में होता है फौरन इजाफा, जब घटता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो बढ़ गया एक बार, तो उसके बाद बढ़ गया तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन देता भी नहीं है। कौन देता है? क्योंकि लोगों को सफर करना है, लोग बेचारे मजबूर होते हैं, जिन्होंने मूव अराउंड करना है उन्होंने तो मूव अराउंड करना है। रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गया, सबके पैसे बढ़ जाते हैं भाई। बस का किराया बढ़ जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही नहीं है।
जी हाँ, तो पर जिनको करना होता है उर्दू वाला सफ़र, वो महंगे पेट्रोल की वजह से और महंगे डीजल की वजह से कर रहे होते उर्दू वाला सफ़र प्लस इंग्लिश वाला सफ़र। तो कब तक ये सफ़रिंग जारी रहेगी ये तो हमें नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कि अवाम जो है वो बहुत नाला है। अवाम ने एक मरतबा फिर हमेशा की तरह ये कह दिया है कि भाई खुदा का वास्ता हमारी जो जाने अजाब हैं इस पेट्रोल के इंक्रीज़ से, प्लीज़ इस पे कुछ नज़रसानी करे। होपफुली अल्लाह करे, खुदा करे, सुबह सुबह हम इस उम्मीद के साथ शो का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये, हाँ, दुआ कर लें, दुआ के हाथ डालें कि अल्लाह करे आने वाले अगले 15 दिन में ये मज़ीद बढ़े नहीं। मैं दुआ करने जा रहा था कि ये कम हो जाए, लेकिन फिर मैं रुक गया और मैंने कहा कि यार कम का तो नहीं पता। अब फैसल ये सोच रहे हैं कि अल्लाह से भी मैं पॉसिबिलिटीज से मांगू। कम तो नहीं पता, लेकिन बरकरार रह जाए। अल्लाह भी कुछ भी कर सकते हैं। So maybe we can actually pray for something good and we can dream big, dream big in a way कि पैसे कम हो जाए, पेट्रोल के किसी तरह से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, कम हो या ना हो, लेकिन आवाम की जेबों पे जो असर पड़ रहा है, भाई पेट्रोल भरने से सिर्फ किराया नहीं बढ़ता, चीज़ें जो ज़रूरी अशिया होती हैं उनके पैसे भी ऊपर चले जाते हैं। ऑलरेडी चीनी इतनी महंगी हो रही है। जी हाँ, ये तो आपने एक स्पॉइलर भी दे दिया कि चीनी पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज शो में। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर, एक अच्छा मामला जिसके बारे में वी आर मूव टॉपिक, और वो है सिफारती महाज। पाकिस्तान की है आजकल ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने तो दे दिया है दुनिया को वाज़ेह पैगाम, नहीं चलेगी जारियत, चाहे इसराइल हो या फिर हो हिंदुस्तान। क्या बात है फैसल, आप बात कर रहे हैं एससीओ वज़ीर ख़ारजा इजलास की जिसमें पाकिस्तान की हो गई है वाह। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दिए हैं अहम बयान और हुई उनकी अहम मुलाकात। फैसल, पहले बयान बताएं या मुलाकात का अहवाल? भाई सादिया, सीधे बयान से आते तो इसहाक़ डार ने यह कह दिया है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला है नाकाबिल कबूल और भारत बनाएगा जारियत को न्यू नॉर्मल, ये है इसकी भूल। तो सादिया, अब आप मुलाकात का अहवाल बता दीजिए। जी हाँ फैसल, इसहाक़ डार की हुई चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते की तरक्की पर हुई बात। इस बात करते हैं तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अहमद, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन माई माइंड ये आ रही थी कि ऑपरेशन मार्का हक के बाद होने वाला एससीओ इजलास कितना अहम है और इसके ग्लोबल, अगर देखा जाए ग्लोबली, तो इससे क्या इम्पैक्ट सामने आया है? इस दफ़ा जो एससीओ का इजलास हो रहा है ये ऑपरेशन हक और बुनियान मरसूस के बाद जो है हो रहा है, और उस प्रीटेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको इतनी ज़्यादा अहमियत मिल रही है क्योंकि जो रीजनल डायनामिक्स हैं और कुछ थिंकर्स का ये भी कहना है कि जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं वो इस जंग के बाद बिल्कुल तब्दील होके रह गए। भारत अपने आप को प्रेजेंट करता था एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, और वो हर ब्लॉक में, हर अलायंस में वो जो है अपने आप को एक न्यूट्रल के अपने जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो पूरी दुनिया को एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा था, एक तरह से हिपोक्रेट नेशन के तौर पर वो एक्ट कर रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने रशिया के साथ कहा कि हम न्यूट्रल हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, और हम अमेरिका के भी एलाय हैं और हम रशिया के भी एलाय हैं, लेकिन अमेरिका ने जब रशिया को सैंक्शन किया, रशिया के ऑयल को, तो फिर उन्होंने रशिया से ऑयल खरीद के यूरोप भेजना शुरू कर दिया। जाहिर है इट डिड नॉट सिट वेल विद द अमेरिकन्स एंड द वेस्टर्न्स, तो उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा लैशबैक आया। तो उसी तरह अब ऑपरेशन जो सिंदूर और फिर इन्हें पूरी दुनिया की तरफ से जो हजीमत उठाना पड़ी, चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किया, चाइनीज़ वेपन्स को जिस तरीके से यूज़ किया, तो चाइनीज़ भी ये कहते हैं कि हम भी इतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे डायनामिक्स इस वक्त रीजन के चेंज हो गए, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस इजलास में शिरकत करनी थी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस इजलास में शिरकत करनी, और चाइना का इस इजलास के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, इस सारे वजूहात की बिना पे इस जो ये मीटिंग है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू। अच्छा अहमद, अब पाकिस्तान और भारत दोनों ही एससीओ के रुकन हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान ये फोरम आपको लगता है कि बतौर सालसी के नहीं हुआ मुतारिक, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था?
देखिए आजकल का जो दौर है वो हार्ड पावर का दौर है। आपकी हार्ड पावर, आपकी डिटरेंस, आप में कैपेबिलिटी कि आप दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ दुश्मन को रोक सकती है। बातों से दुश्मन नहीं रुकता, अलायंसेस से दुश्मन नहीं रुकता। आपकी कैपेबिलिटी कि आप जंग में, अगर जंग हो जाए तो दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डिटरेंट है। तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी थी, जो पाकिस्तान ने रिजॉल्व शो किया 6 और 10 मई की रात को, उसने इस बात को प्रूव किया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस, और उसने एस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडिया को रोक सकता है। ये जो अलायंसेस हैं ये इस तरीके से फंक्शन नहीं करते कि इनके पास कोई पावर हो कि वो पावर का इस्तेमाल करते हुए मुल्कों को आपस में जंग करने से रोक सकें। ये इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, ये पीस टाइम के ब्लॉक्स हैं। वॉर टाइम के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए, लेकिन इस वजह से ये जंग इन्होंने रोकी। लेकिन डिप्लोमेटिकली आप देखें कि एससीओ ने जितना भी काम किया ड्यूरिंग वॉर भी और तब से लेकर अब तक भी, वो सारा पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इंडिया इसका मेंबर है, उतना ही मेंबर है जितना पाकिस्तान मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एंडेवर्स रहे हैं पिछले 2 माह में पूरी दुनिया के अंदर, उसकी वजह से एससीओ टोटली पाकिस्तान के स्टैंड को बैक कर रहा है, पाकिस्तान के नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत और एक्टिविटी को आप किस तरह से देखते हैं, जो पाकिस्तान के बयानी को खित्ते में फ़रोग़ दे रहा है? जी देखें, पाकिस्तान इस वक्त जीती हुई ताकत है और भारत हारी हुई ताकत है। ये फ़र्क है। जंग के बाद जो ताकत जीत चुकी होती है उसकी अपनी वैल्यू और वर्थ होती है। पाकिस्तान को जो मिलिट्री विक्ट्रीज मिली हैं बनियानुल मरसूस में, उसके बाद से अब हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे फॉरेन ऑफिस का काम है कि वो इन पॉलिटिकल विक्ट्रीज के ऊपर बिल्ड अप कर सके और पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है एससीओ का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अच्छा, अब एक और मामला वो ये भी है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की इसाक डार ने, बल्कि उन्होंने सीधा सीधा ईरान वाले मामले को भी उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने मुलाकात भी की ईरान के और रशियन एफएम से, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई ये जो इसराइल ने किया है जारियत है और ये नहीं होना चाहिए। तो ईरान के मामले में आपने मामला कैसे देखे इसाक डार की तरफ से, और एससीओ उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? जी देखें, इस एससीओ का जहाँ तक ताल्लुक है, एससीओ के ऊपर कुछ ममालिक हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हर अलायंस के अंदर ऐसे होता है। और ईरान वाले मामले में भी जनरली जो एससीओ का थीम है, जिस नज़रिए पे एससीओ बना है, वो वैसे भी जंगों से बच के, जंगों को अवॉइड करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ पूरे के पूरे खत्ते को लेके जाना है। और एससीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ईरान इसराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, या लार्जर मिडल ईस्टर्न इक्वेशन के अंदर भी, कि अगर वो वॉइस ऑफ पीस बन के जो प्रो पीस फोर्सेस हैं इस वक्त, उनका साथ दे। एब्सोल्युटली। और आपको याद होगा कि इससे पहले जो एससीओ मीटिंग हुई उसमें भी आपने देखा होगा कि पहलगाम वाक़े को कोई अहमियत नहीं मिली, एंड इंडिया वाज वेरी मच फेल्ट ऑलमोस्ट कि वो अबॉरेंट फील कर रहे हैं। साइन नहीं किया उन्होंने साइन नहीं किया। अब आपको क्या लग रहा है कि वो जो उन्होंने काइंड ऑफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, उसका कोई फ़ायदा हासिल हुआ है इस बार उन्हें? देखिए, भारत का जब पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, तो भारत का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव उसको लेके ये था कि दुनिया के जितने भी, कभी चाहे क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, जितने भी अलायंसेस या जितनी भी कोएलिशंस का इंडिया मेंबर है, उनसे ये स्टेटमेंट ले कि हम पाकिस्तान को कंडेम करते हैं। भारत का प्लान ये था। क्या किसी अलायंस से, किसी कोएलिशन से कहीं से भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। एससीओ से भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट यही था कि हम पहलगाम वाला जो वाक़या है, उसमें जो ह्यूमन जो लाइफ का लॉस हुआ है, उसके बारे में हम कंसर्न हैं। पूरी दुनिया ने यही कहा है कि दहशतगर्दी के हम सब खिलाफ हैं, लेकिन किसी ने भी जो भारत की ख्वाहिश थी, जो भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन पॉलिसी लॉबिंग की थी इन पिछले 2 सालों के अंदर, वो बिल्कुल नाकाम हो गई। एससीओ ने भी उस तरीके से भारत को सपोर्ट नहीं किया जो भारत सोच के बैठा हुआ था कि वो करेगा। उसके बरक्स उन्होंने पाकिस्तान को कंप्लीटली सपोर्ट किया, अपनी स्टेटमेंट्स में भी और ग्राउंड के ऊपर जो एससीओ के एक्शंस हैं उसने भी। अच्छा अहमद, ये बताइए कि भारत की चीन के साथ तो मुसलसल कशीदगी चल ही रही है। भारत ने कशीदगी को ही अपनाना है, तो एससीओ जैसे फोरम्स पर उसकी शिरकत एक सवालिया निशान नहीं बनती? इस हवाले से मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा।
देखें, इंडिया इस वक्त इज रूल्ड बाय एक जो ट्रॉयका है उसको मैड कहते हैं, मोदी, अजित कुमार डोवल और अमित शाह। सो ये जो मैड ट्रॉयका है, इसमें आप जयशंकर को भी ऐड कर दें, ये डिजास्टर अपॉन डिजास्टर अपने लिए करते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों अभी एससीओ समिट शुरू होने से पहले इंडिया ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक्स की और उसमें कुछ लोगों को मार दिया, और पूरे इनके मीडिया ने वावेला मचा दिया कि हमने चाइना के जो एसेट्स हैं म्यांमार के अंदर, प्रो चाइना लोगों को हमने वहाँ पे मार दिया। इनके दिमाग में ये चल रहा था कि एससीओ से पहले हम इस तरह की हरकत करके चाइना को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन इंडिया इतना ग्रेवली मिसकैलकुलेट कर रहा है इक्वेशन को साउथ एशिया के अंदर कि उसको नजर नहीं आ रहा कि इंडिया इस वक्त अब से आप 10 साल पहले 15 साल पहले देखते चले जाएं कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, आगे चले जाएं तो म्यांमार के अंदर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, नेपाल के अंदर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, हर जगह के ऊपर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इंडिया के इर्द गिर्द पाकिस्तान, चाइना के अलावा जितने नेबर्स थे वो सारे प्रो इंडिया थे। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट आई इस वक्त जो हुकूमत में है वो इंडिया के खिलाफ है, नेपालीज इंडिया के खिलाफ है, म्यांमार वाले इंडिया के खिलाफ है। इंडिया अभी अपनी जो एरोगेंस है उसके अंदर ये सारी हरकतें कर रहा है कि हम किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो रियलिटी, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, जो रीजनल डायनामिक्स को समझते हैं, दे नो दिस फॉर अ फैक्ट कि इस वक्त इंडिया का जो डिज़ाइंस हैं प्रेशराइज करने के खत्ते में वो नहीं चल सकेंगे। उन्होंने अपने इस साइड पे पाकिस्तान की तरफ प्रेशर टैक्टिक्स आजमा के देख लिया, मई के पहले 10 दिनों में इनको पता चल गया। अब ये 7 सिस्टर स्टेट्स वाली साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर प्रेशर आजमा के देख रहे हैं, तो इनको वहाँ से भी मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया प्रॉबेबली फेल्ट कि वो 1950s की जो पॉलिसी लेके चल रहा है, इट विल वर्क इन 2025 एंड इट डिड नॉट वर्क। एंड देखे, आप खुद भी ये बात कर रहे हैं कि चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सो ऑन और मुल्क हो, और ये एकदम नहीं हुआ। मतलब आपने देखा होगा कि पहले वो प्रो इंडिया थे, फिर वो न्यूट्रल हुए हैं, नाउ दे डोंट वांट टू वर्क विद भारत। देखिए, इंडिया ने पिछले 10 सालों में जो हिंदुत्व के नाम पे हाइपर वेंटिलेटेड पॉलिसी बनाने की कोशिश की, जो इन्होंने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दिया कि 2030 तक हम इंडिया से हर माइनॉरिटी को ख़त्म कर देंगे, फिर इन्होंने अखंड भारत का कॉन्सेप्ट दिया कि हमने एक्सपैंड करके पूरे इर्द गिर्द के मुल्कों को अपने अंदर समेट लेना है और उन पे कब्जा कर लेना है, और लिहाजा हमने ये कुछ करना है, इस वजह से आप हमें वोट देकर इक़्तिदार में लेके आओ। अब वो हाइप इतनी ज़्यादा इन्होंने बिल्ड कर दी है, अब जो अवाम है 10 साल हो गए, अब वो पूछते हैं कि भाई आपने किया क्या है, आपने क्या बाहर किसी जगह के ऊपर कब्जा किया? आप तो हमें कहते थे अखंड भारत बनाएंगे, आपने क्या मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को निकाला, आप तो कहते थे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सो अब जो सारी इंटरनल इनकी पॉलिटिक्स है वो इनके लिए वो एक क्या आप उसको कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, घटी बन चुकी है जिसको ना ये निगल सकते हैं ना ये थूक सकते हैं। सो अब अपनी इंटरनल ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए वो इर्द गिर्द रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो घर में इनके खिलाफ बगावत हो जाएगी, और दुनिया का हर फैशिस्ट आप उसको पढ़ के देख लें, उसने अपने इक़्तिदार बचाने के लिए अपने मुल्क को ख़तरे में डाला है। और मोदी और बीजेपी 1.25 बिलियन लोगों को जंग के अंदर धकेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ताकि इनका इक़्तिदार बच सके। जो इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिक आइडियोलॉजी बनाई दी है हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की, किसी तरीके से ये उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इर्द गिर्द बाहर निकल के मुल्कों पे कब्जा करना पड़ेगा। मुल्कों पे कब्जा करना इतना आसान तो नहीं है, हर मुल्क अपनी बका की जंग लड़ेगा, हर मुल्क पाकिस्तान की तरह। मैं तो यही कहूँगा कि हमें ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का एक्ट में ये बात वाज़े हो गई कि इंडिया को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आपने इसके दांत तोड़ दें। और अब रीजनल कंट्रीज जो हैं वो सारे इसी ये जो स्कीम ऑफ एक्शन पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था उसी को रेप्लिकेट करेंगे भारत को रोकने के लिए। तो भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, एंड देयर इज नो वन एल्स टू बी ब्लेम्ड बट हिंदुत्व ड्रिवन मोदी की जो पॉलिसी है वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्र। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे। भारत जो ये घिनौना खेल खेल रहा है, जो ये समझ रहा है कि वो खित्ते का थानेदार बन सकता है और इस खित्ते को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर सकता है, और भारत के हाथ में वो डंडा होगा जिसको वो घुमाएगा और सारे मुल्क जो हैं वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो ये उसकी सरीहन भूल है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं सादिया, लेट्स टॉक अबाउट वेदर। एब्सोल्युटली, वेदर के हवाले से पेश गोई ऑलरेडी बहुत आ रही है। बात कराची के बारे में बात की जा रही है कि बारिश हो सकती है, पूरे मुल्क में इस वक्त बारिश हो रही है और अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही है। जहाँ से भी खबरें आ रही हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इवन हैदराबाद में भी ये कैलकुलेट नहीं किया गया था 94 mm वहाँ पर बारिश हो जाना। और अब जरा शेखुपुरा का मैडम 94 mm की बात की, कहाँ की? हैदराबाद की। इस वक्त 148
सॉरी 178 और बढ़ा दें प्लीज, सॉरी 178 मिलीमीटर बारिश शेखुपुरा में हो चुकी है। exactly. 178 पिछले 3 घंटे में, और सिर्फ 2 घंटे में ही इतनी बारिश हो गई है। तो इमेजिन करें, मतलब बारिश का तो स्पेल होता है, थोड़ी रुकती है फिर होती है, थोड़ी रुकती है, तो वहाँ पर भी सूरत हाल गंभीर एक्सपेक्ट की जा रही है, हो सकती है बल्कि ऑलरेडी हो गई होगी, क्योंकि कहीं से भी देखें रोज़ ही फैसल हमारी बात हो रही होती है यू नो ऑन वेदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये बारिशों का मौसम है, इसी मौसम में पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, लेकिन कहीं से भी ये ज़रूर था कि बारिश होगी, बट जब हम रीजन वाइज और उसको थोड़ा सा जूम इन करके इलाकों में, शहरों में चले जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही है। हैदराबाद में आप ये बारिश नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, शेखुपुरा में, पंजाब में अपर एरियाज में ये बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो 18 से तारीख दी गई है कराची में होने वाली, अगर उसमें ये अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। आज हमने अहाता करने की कोशिश की है कराची के उन पॉइंट्स को, चोक पॉइंट्स को जो नहीं होने चाहिए, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हमारे 2 नुमाइंदगान खुर्रम और मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुज्जर नाला चलते हैं। खुर्रम, गुज्जर नाले के कौन से सेक्शन पे मौजूद हैं, सफाई वगैरह हो रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल, शहर में चंद रोज़ में बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बाद हमने देखा कि जब पहला स्पेल शहर में बरसा है तो हुकूमत की जानिब से जो शहर में 500 से ज़ायद छोटे बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम शुरू किया गया। अब भी हम देख रहे हैं कि जो छोटे बड़े नाले हैं उनमें, बड़े नालों में तो सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन जो छोटे नाले हैं वो अब भी उनमें सफाई का काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो बारिश होने के बाद जो निकासी होती है, जो गलियों मोहल्लों में जो सीवरेज का पानी जमा हो जाता है और साथ ही जो बारिश का पानी मौजूद होता है उसकी निकासी मुमकिन नहीं होती, जिसकी वजह से गलियाँ और मोहल्ले जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। बड़े नालों में हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम गुज्जर नाले में मौजूद हैं और आप देखें कि यहाँ पर क्रेन मौजूद है और सफाई जो है वो नाले की जा रही है। बड़ी तादाद में आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे कचरे का अंबार और कचरे के ढेर जो है वो लगा हुआ है। अगर जिस पुल के ऊपर मौजूद है, इस पुल के अगर नीचे के फुटेजेस आप देख रहे हैं, उसमें जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाला जो है वो चौक है। ये बड़ा नाला कहलाता है, गुज्जर नाला है ये, जो कि जिसकी वजह से जो छोटे बड़े नाले हैं उनकी सफाई सुथराई के काम की तवज्जो देने की ज़रूरत है। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि जो छोटे नाले, जो इलाके के सीवरेज का निज़ाम है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद जो गलियां और मोहल्ले हैं वो तालाब का मंजर जो है वो पेश करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई रोज़ तक जो है वो गलियों मोहल्लों में बारिश का पानी खड़ा रहता है। ताहम अभी हम देख रहे हैं कि जो बड़े नाले हैं वहाँ पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, हैवी मशीनरी लगा दी गई है और कचरा का जो ढेर है उसको यहाँ से डंपर के ज़रिए यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये नाले की सफाई मुमकिन हो, जबकि साथ ही जो न्यू कराची टाउन की बात करें तो वहाँ पे छोटे नालों पे काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और उसकी वहाँ पे जो कचरा है उसको वहाँ से निकाला जा रहा है ताकि जो छोटे नाले हैं वो भी क्लियर हों, जिसकी वजह से इलाके में जो पानी जमा होता है उसकी निकासी मुमकिन हो सके। और दूसरी तरफ अब कोरगी में क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो सैलाब आ जाता है हर बारिश, उसका क्या करना है। जिया कॉलोनी नंबर 1 पर मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम, हर बार यही हाल है यहाँ का, इतना पानी होता है कि यहाँ से गाड़ी तो नहीं गुजर सकती कम से कम, और लोग फंसते भी हैं यहाँ पर। अभी क्या सिचुएशन है? शहर कायद में मानसून के सीज़न का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और अब मानसून का दूसरा स्पेल कराची में 19 और 20 जुलाई को शदीद बारिशों का सबब बन सकता है। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज़ जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक मानसून हवाओं का नया सिलसिला 18 जुलाई से कराची को मुतासर करना शुरू करेगा, जिसके बाद 19 और 20 जुलाई को में मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब शहर कायद में मुत्तईद नाले ऐसे मौजूद हैं जिनकी सफाई ताहाल नहीं की जा सकी है और जिसके सबब वो नाले जो हैं दौरान बारिश मुत्तईद हादसात समेत जानी नुकसान का सबब भी जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम कोरंगी 1 नंबर में जिया कॉलोनी में मौजूद हैं और कैमरामैन नज़ाकत अगर आपको यहाँ पर मनाजिर दिखा सकें तो कचरा यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि इस नाले का नक्शा जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आता है। और अब से कुछ देर कबल हमने कुछ बच्चों को इस कचरे के ऊपर चलते हुए भी जो है यहाँ पर देखा है। जिया कॉलोनी के कुछ मकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या सूरत हाल होती है जब यहाँ पर बारिश होती है? अब 2 दिन बाद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सर, ये कहने का कि पानी जो है ना ये नाले से ऊपर आ जाता है और यहाँ तक ये सड़क तक भी चला जाता है। गाड़ियाँ भी नहीं पता चलता किधर जा रही हैं, नाले में आ रही हैं, कोई मालूम नहीं चलता और कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सब जेबें भरने वाले हैं।
कोई आवाम की अच्छाई नहीं सोचता कि यार ये गिरेंगे मरेंगे, कोई चीज़ नहीं सोचता। अच्छा जी, मेयर कराची कह रहे हैं कि हमने नालों की सफाई कर दी है, विंचिंग मशीन्स लगाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? यहाँ पे इतना गंद हो जाता है, आने जाने की इतनी प्रॉब्लम होती है। जब बारिश होती रही है तो क्या क्या हादसा हुए, कोई जानी नुकसान हुआ है यहाँ पर? बहुत सारे हुए, बाइकें अंदर चली गई हैं, इतने लोग बेचारे जख्मी हो जाते हैं, फिर निकालना पड़ता है। यहाँ गंदगी आप खुद देख सकते हैं। अपनी मदद करते हैं, कोई मदद यकीनन इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत दौरान बारिश जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब बारिश होती है तो नाला और सड़क जो है वो बराबर आ जाते हैं और पूरी सड़क जो है वो ज़ेर आब आती है, जिसकी वजह से खुसूसन रात के औकात में मुत्तहिद कार्स और मुत्तहिद मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो उस नाले में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मुत्तहिद हादसा जो हैं वो रोनुमा हो चुके हैं। लेकिन उनके बावजूद भी जो है ताहाल किसी किस्म के खातिर ख्वाह इक़दाम जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। कोरंगी 1 नंबर जिया कॉलोनी से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल इस वक्त कोरंगी नंबर 1 में क्या सूरत हाल है। बड़ा जबरदस्त मरियम ने बहुत जबरदस्त वो खुद नाले के ऊपर खड़ी हुई है, ऐसे बहुत सारे। हाँ जी, ऐसे सफाई आप क्या ही करेंगे, बच्चे खेल रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो बहुत ही मशहूर जो होटल है आपका कैफे प्याला, उसके पीछे जो नाला बह रहा है, आपको याद मतलब कि इट वाज डिजास्टर। बच्चे उस पर खेल रहे होते थे, घर बने होते थे। कुछ जगहों को क्लियर किया गया है, खासतौर पे जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पीछे वाला जो था वहाँ पे तो पूरे मकानात अब उसको मिसमार करके और पूरी लाइंस बनाई गई हैं। सीवरेज लाइन अलग और बरसाती नाले की लाइन अलग। ये भी एक बहुत बड़ा मिसनोमा हमारे पास कि बरसाती नाला और सीवरेज नाला एक ही होता है। हमने तो ये कर दिया। क्या कोई आइडियल बात कर रही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि यार ये नाले इतने गंदे होते हैं, इनके अतराफ फैमिलीज रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बारिशों के बाद डेंगू यहाँ से होता है, ये जब भर जाता है बीमारियां इतनी हो जाती हैं। वेल, इससे पहले हम शेखुपुरा की बात कर रहे थे जहाँ 178 mm बारिश हो गई 2 घंटे में। वहाँ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा खान, उनसे जान लेते हैं। मुस्तफ़ा, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश हो गई, क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 178 के मिलीमीटर जो है बारिश होने के बाद जो है जल थल एक होकर रह गया और शहर भर के जितने भी इलाके हैं, निशेबी इलाके हों, किसी भी तरह के, वहाँ पर पानी ही पानी खड़ा नजर आ रहा है। और गली कूचे बाजार जो है वो नदी नालों के मंजर पेश कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिजली के इतनी ज़्यादा बारिश होने के बिजली के जो मुतअद्दिद फीडर जो हैं वो भी जो है वो बंद हो गए हैं। और बिजली के तअत्तुल होने की वजह से जो सीवरेज का जो निज़ाम है वो भी बिल्कुल रुका हुआ है। कहीं पे भी किसी भी जगह पर भी ऐसी दिखाई नहीं दे रही जहाँ पर पानी खड़ा ना हो। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से गाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम तो किए गए हैं, मगर वो नाकामी है जितनी बारिश हुई है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो कहीं पे भी जो है लोगों को जहाँ पर सबसे सहूलियात मैसर होने में मुश्किलात पेश आ रही है, वहाँ पर आम कारोबारी हज़रात जितने भी लोग हैं वो भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे मुस्तफ़ा से सूरत हाल बता रहे थे। तो आपके सामने सूरत हाल, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन वील कंटिन्यू। हम मौसम पे ही मजीद बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी तो पूरी दुनिया ही बजा रही है। अब एक मारूफ साइंसी जरीदे ने भी ख़तरे की घंटी बजाई है। वो ख़तरे की घंटी क्या है? क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो मौसम ख़राबी की वजह से नई नई चीज़ें सामने आएंगी, क्या वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनने जा रही हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल क्या है और माहिर माहौलिया से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद। वादे के मुताबिक वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट क्लाइमेट। मौसम की बात कर रहे हैं। जैसे दुनिया कह ही रही है कि भाई पाकिस्तान आप बहुत ख़तरे में हैं, हालांकि ये दुनिया की वजह से ही हम ख़तरे में हैं, लेकिन फिर भी अब मारूफ साइंसी जरीदा है द नेचर, उसमें हुई है एक शाया रिसर्च और उसमें ख़तरे की घंटी बजा दी गई है पाकिस्तान। और उसमें सादिया जो लिखा है ना अंग्रेज़ी में, वो मैं पहले अंग्रेज़ी बता देता हूँ और उसका उर्दू फिर दुनिया को पता चली जाएगा। उसमें लिखा है फ्लड्स आर द न्यू नॉर्मल फॉर पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में अब सैलाब आते रहेंगे तो लोग जो हैं, पता है क्या, मैं इस पर एक वन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई कैन शेयर।
हमेशा से क्लाइमेट के हवाले से कहते हैं कि जी अडेप्टेशन या मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है कि आप उसको ठीक कर दें, ठीक कर लें, और अडेप्टेशन का मतलब है कि जो हो रहा है अब उसके साथ रह लें, हाँ, उसकी आदत डाल लें। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मिटिगेशन यानी कि उसको माहौल को ठीक करने के मामले से ना आगे बढ़ चुका है। अब जो जैसा मौसम होगा आपको मुझे उसके साथ वैसा ही रहना होगा। ये क्यों? ये इसलिए कि वो जो दरियाओं के किनारे तरक्याती काम हो रहे हैं सो कॉल्ड, या फिर जो शहरों में पक्की इमारतें बन रही हैं सो कॉल्ड, उन इलाकों को चोक करके कि जहां से सैलाबी नाला पानी को बहा ले जाया करता था, वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही, तो फिर तो ये होगा। दरख्तों का एक बैरियर था, आपने वो दरख्त काट लिए हैं, आपने दरियाओं को आर्टिफिशियली मूव करने की कोशिश की है। बेसिकली दिस इज व्हाट यू डन। That's happened in Swat. यही सवात में हुआ है, और ये अभी से नहीं हो रहा। जब से पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पिछले 10-12 साल से हो रही है, एक्चुअली उसका मेजर कॉज यही था कि तब से वहां पर या तो तरक्याती काम या फिर फॉरेस्ट को काटने की, दरख्तों को काटने का काम हो रहा है। टू बी प्रिसाइज, इस रिसर्च में ये भी कहा गया है 1950 से लेके 2012 के दरमियान 19 बड़े सैलाबी सानेहात पेश आए। इससे तकरीबन 6 लाख मुरब्बा मील की जो मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुतासर हुआ है, और आप डेथ टोल 12,000 के करीब हुआ है। 40 अरब डॉलर से जायद के माशी नुकसान हुए हैं। 40 अरब डॉलर एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि 3 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर के लिए FEF और हम उसके पास जा रहे हैं, जिसका IMF से टोटल 8 बिलियन का कर्जा था। द फर्स्ट प्लान वी वेंट इनटू, मतलब हमारा, और उसमें अगर हम 40, मतलब इतना हम कर्जे ले लेकर अवाम पर बोझ डाल डाल कर उसको वापस कर रहे हैं, उन कर्जों को ख़त्म करने के लिए मज़ीद कर्जे ले रहे हैं। उसके बावजूद हम जितना भी अपना इकोनॉमी को फ्लरिश करने के बाद, और वी टोटली डिपेंड, फैसल अभी भी इस दौर में भी हम ज़राई जो हमारा शोबा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू दैट वी जनरेट फ्रॉम देयर, और सबसे ज़्यादा पानी जब इस तरह का सैलाब आता है, नुकसान भी ऐसे ही इलाकों में होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है। इस रिपोर्ट में एक सबसे ख़तरनाक बात ये बताई गई है कि बिफोर गोइंग टू द गेस्ट कि जी जो स्नो कवर है पाकिस्तान का बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात आलम साहब। आफिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नेचर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के लिए सैलाब होगा अब न्यू नॉर्मल। कितनी ख़तरनाक बात है, और पाकिस्तान इस न्यू नॉर्मल के लिए कितना तैयार है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है वो कह रही है ये एक न्यू नॉर्मल होगा। मतलब जिन चीज़ों को हम पहले बिल्कुल नॉर्मल समझते चले आ रहे थे, अब सैलाब हमारी वो मामूलात का हिस्सा होंगे। उसने ये प्रेडिक्शन की है। खतरनाक बात तो है, जाहिर है सैलाब को अगर मैनेज नहीं किया जाता तो वो तबाही का बायस बनते हैं, नुकसानात का बायस बनते हैं, जिसमें आपके जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने कहा है कि अब इसको आप मामूलात का, बजाय इसके कि जो हम कहते हैं ना जी कि गैर मामूली आफत आ गई है, तो ये वो गैर मामूली आफत नहीं, ये अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, उसमें ये अब आपका एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल की टर्म ही एक इसीलिए बनाई गई है कि आप समझें कि जो पहले जिन चीज़ों को आप मामूलात का हिस्सा समझते थे, अब ये चीज़ें आपके मामूलात का हिस्सा हैं। कि बारिशें जो हमारा मानसून की बारिश होती थी, उससे पहले भी जो बारिशें हो रही हैं, अब वो भी एक तरह से आपका न्यू नॉर्मल है। बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, वो भी एक नया नॉर्मल होगा, और उसकी वजह से जो तूफ़ानी आएगी वो भी नया नॉर्मल है। तो हमें इन चीज़ों का आदी होना नहीं, बल्कि उनसे निपटने के लिए इक़दामात करने की खातिर ये वाली रिपोर्ट आपको वार्न कर रही है। अच्छा, अपर एरियाज़ में जो स्नो कवर्स है वो इंतहाई कम होने जा रहा है, और दे विल बी अ टाइम जब ख़त्म हो जाएगा। रिपोर्ट इस पर भी बात करती है, और ये मुझे तो बहुत ही सुन के ही डेंजरस लग रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की एक बड़ी तादाद भी है। डू यू थिंक हम इस स्नो कवर को बचा सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत ख़तरनाक है और इसके बहुत दूररस नताइज होंगे। फौरी तौर पे उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि जब आपके ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो उससे दो तरह के नुकसान आते हैं। एक तो नॉर्मल मेल्ट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस दफ़ा आप देखिए कि चिलास में, चित्राल वगैरह में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इस मौसम में, जो कि कभी भी नहीं हुआ।
इतनी गर्मी तो वहाँ कभी भी नहीं पड़ी ना नॉर्मली। तो ये भी एक न्यू नॉर्मल है क्या, उसका आगाज है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगले कुछ साल तक इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। उससे बर्फ पिघलती है और तेजी से पिघलती है, और वो तेजी से वो आपके जो दरियाई नदी नाले हैं उनके अंदर, जो पहाड़ी नदी नाले हैं उसके अंदर में तो क्या नहीं आती है। दूसरा फिनोमेनन होता है ग्लोफ का, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको कहा जाता है, कि जब आपकी जो बर्फ की सतह है वो बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसकी सतह के नीचे जो है वो पिघल रही होती है बर्फ, और एक बाकायदा एक झील बन जाती है। जब उस जो पतली जो बर्फ की एक सतह है उसके ऊपर जब बारिश गिरती है, तो चूंकि बारिश का टेम्परेचर स्नो के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उस वजह से वो ऊपर की जो वो तय है वो भी पिघलती है बहुत एक धमाके के साथ। आपका पानी जो है बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और वो भी बहुत तबाही का बायस बनता है। लेकिन इसके जो दूरस्थ जो जिसके बारे में हमें वार्न किया जाता है वो ये है कि ये हमारे साफ पानी का ज़ख़ीरा है। तो वो जब अगर इन जो आलमी तौर पे अगर हम जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काबू ना पा सके, और जो हमसे मेरी मुराद पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता अकेला, ये आलमी तौर पे जो कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसमें कमी ना आ सकी, तो एक प्रेडिक्शन ये है कि जब ये इस तरह से तमाम ग्लेशियर जो कि हमारे इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये पूरा जो इलाका है जिसको दुनिया में एक इस्तिलाह एक इसको थर्ड पोल कहते हैं कि दोनों कुतुब शुमाली और जनूबी के अलावा जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है वो इस इलाके में है। अगर ये सारे ग्लेशियर पिघल गए तो फिर आपका पानी का ज़ख़ीरा खत्म हो जाए, तो पूरी यहाँ की जोग्राफिया बदल जाएगा। जोग्राफिया बदलने के साथ साथ आपका रहन सहन और जो आपकी बुदोबाश है, आपका कारोबार है, आपके जिन ज़राअत है, वो तमाम चीज़ें इससे मुतासिर होंगी। तो ये प्रेडिक्शन है आपकी 2050 उससे आगे जाके कि अगर ये ग्लेशियर ये ग्लोबल वार्मिंग पे काबू ना पाया गया तो ये भी एक खतरा है जिससे हम दो चार। अच्छा आफिया, देखें इस रिपोर्ट में ना ये भी बताया गया है कि जो गुंजान आबाद इलाके हैं उनमें जो क्रीक्स है, खासतौर पे कराची में, वो हो चुके हैं चोक बंद हो गए। तो उनको अगर बहाल कर दिया जाए या फिर वो नाले, बरसाती नाले जिसमें पानी बहकर समंदर में चला जाता था, उनको अगर बहाल कर दिया जाए तो क्या कराची का अर्बन फ्लडिंग से कम बचा सकते हैं अगले आने वाले सालों में? देखिए, अर्बन फ्लडिंग के तो बहुत से और वजूहात हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज उसकी वजह नहीं है, क्लाइमेट चेंज का नतीजा हमें अर्बन फ्लडिंग की सूरत में नज़र आता है। क्लाइमेट चेंज होता है अगर आपकी बेमौसमी बारिश हो रही है और जो आपका एक जो हिस्टोरिकल आपका नॉर्मल है या जो आपकी जितनी बारिश होती है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम वाली बारिश होती है, ये क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक म्यूनिसिपल मसला है कि आपके निकास के रास्तों के ऊपर अगर रुकावटें हैं या वो जो नाले आपके समंदर तक उस पानी को लेकर जाएं, जो सही आपका निकास का रास्ता कुदरती तौर पे है। कराची में आपका गिजरी इंक्लाइन थी, गिजरी से सीधा पानी चला जाता था समंदर की तरफ। आपके मलीर का जो दरिया है, लियारी दरिया है, ये दरिया हैं, इनको हम नदी नाला कहते हैं, बल्कि गंदा नाला बन गया हुआ है। ये हमारे कराची के दरिया थे। थोड़ा और आगे काटोर की तरफ जाएं, कौंकर है, थड्डो है, इस तरह की जो दरिया हैं, तो ये तमाम दरिया पानी को बहा के ले जाते थे, वो शहर के अंदर जमा नहीं होता था। लेकिन अब शहर इतना इंक्रोच कर गया है और ये जो निकास के रास्ते हैं पानी के, वो इतना सुकड़ गए हैं, और ना सिर्फ सुकड़ गए हैं आबादी और इंक्रोचमेंट की और बिल्डिंग्स की वजह से, बल्कि गलाजत की वजह से। जो सॉलिड वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, वो लिक्विड वेस्ट। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है वो ये कि वहाँ पर बंजर ज़मीनें हो रही हैं। अब क्या इस तवील मुद्दती असरात पर पॉलिसी साजी हो सकती है या हो रही है? यूँ देखिए, पॉलिसी साजी को हम किस तरह से, हमने खानों में बांटा हुआ है। आपके वार्निंग का सिस्टम भी है, आपका मेट डिपार्टमेंट है, वार्न करता है, फिर आपका एनडीए में है, उसके नीचे पीडीए में हैं,
डीडीएमए जिनको फंक्शन करना था आपने लोकल बॉडीज के साथ, वो लोकल बॉडीज नहीं है तो वो उस तरह से फाल नहीं होती। हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का जो सिस्टम हुआ करता था अब वो नहीं है, तो आम आवाम को वो जो अपने बचाव के लिए खुद से पता होती थी चीजें। आपके गर्ल गाइड्स और स्काउट्स की तंजीमें अब हमारे यहाँ नापैद हो गई हैं। चंद स्कूल हैं जहाँ पे ये चीजें हैं। तो ये पूरा हमारा सिस्टम जो है ना वो एक शिकस्ता किस्म का सिस्टम, उसमें पॉलिसी साज इदारों का एक दूसरे के साथ काम करना बहुत जरूरी है कि जब प्लान भी बने हुए हैं, हमारे फ्लड कंट्रोल प्लान भी बने हुए हैं, दरिया के फ्लड के भी हैं जो ज़मीनी इलाकों में जिनका ज़्यादा हम असर देखते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी होने चाहिए। आप देखिए कि बार बार उन्हीं इलाकों के अंदर वही जगह हैं जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस मिल रही हैं। आफिया, ये आपने हमारे पास वक्त की कमी है लेकिन आपका बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया, और वो ये कि मौसम तो ख़राब होता रहेगा और ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, लेकिन उससे भी बड़े कॉन्टेक्स्ट में बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी जिम्मेदार हैं। तो हम जो क्लाइमेट रेस्क्यूअर्स हैं, इफ़ आई कैन टर्म दैट, अगर इनको अपने यहाँ ट्रेन करना शुरू करें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, सो दैट वुड बी वेरी गुड, राइट। और एक और इस्तेलाह उन्होंने इस्तेमाल की, कराची के दरिया, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आफ्टर दिस वेलकम बैक। और सुबह इतनी अच्छी हुई है सादिया की, क्योंकि सादिया ने अपनी सारी चाय ख़त्म कर दी है। सादिया ने अपनी चाय का सारा स्टॉक ख़त्म कर दिया है। सादिया बिल्कुल वाइब्रेंट हैं, बिल्कुल लाइवली, चाय पी पी के you are like awake. Why are we talking about me and my chai? I am sad because I did not get coffee. Instead मुझे आज चाय मिली है, मैं छोड़ कर आ गई हूँ। I did not even have it पूरा एवी यहाँ मुझे चाय छोड़ दी आपने, चाय छोड़ दी आपने, आपने चाय छोड़ दी। वो पाकिस्तानी जो सालाना पता नहीं कितने अरब की चाय पी लेते हैं, और आपने पाकिस्तानी होने के नाते से चाय छोड़ दी। देखिए, अगर आप चीनी पर आना चाह रहे हैं, अगर चाय छोड़नी ही थी, अगर चाय छोड़नी ही थी तो फिर चाय में तो नहीं छोड़नी थी। हाँ, तो साथ ही क्यों? अगर छोड़ना ही था तो साथ क्यों दिया? मईशत की हम बात कर ही रहे हैं बॉस, तो नंबर गेम्स की है सारी कहानी है। अब वो स्टॉक मार्केट हो या फिर हो बिटकॉइन। एब्सोल्युटली पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली को आलमी मालियाती मंजरनामे में अहम मकाम हासिल हो गया है। और क्रिप्टो पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान अमरीका जैसी आलमी ताकत के साथ माशी ताल्लुकात में बेहतरी लाया है। और पाकिस्तान ने चंद ही महीनों में पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर कर दुनिया को भी हैरान किया, और ख़ास तौर पर आग लगी हुई है ज़रा दूर हमारे पड़ोस में। अच्छा, बाइनेंस के बानी का पाकिस्तान के साथ इश्तराक सिफारती और माशी कामयाबी साबित कर रहा है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून, आज हमने उनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। रश तो मिलता है सर इस टाइम पे आके। सो द थिंग इज हारून साहब, पाकिस्तान, द क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइंस एंड ऑल, ये पाकिस्तान का लव अफेयर विद द बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी कैसा चल रहा है, और इस अफेयर को मजीद कितना मजबूत और तगड़ा होता देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। प्लेजर। देखिए, जहाँ तक ये बात है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, ये तो पता है इसका 2009 से आगाज़ हो चुका था। उसके बाद बीच में हमारे पास एक चैलेंज ये आया था कि 2018 में हमें एक लेटर मौसूल हुआ था हमारी कम्युनिटी को या हमारे उन एक्सचेंज को जहाँ पर हमें ये सपोर्ट मिलती थी कि हम बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त कर सकें। वो था SEC की तरफ से। उसके बाद इसमें काफ़ी धचके लगे, लेकिन एक अमेजिंग बात ये थी कि इस दौरान 2.5 करोड़ सार्फिन जो है इस वाले शोबे से मुंसलिक हो चुके हैं। तो ये बात गवर्नमेंट को पेश नज़र रखनी चाहिए थी उस वक्त भी, बट एनीवे जब वो थोड़ी देर हो गई तो उनको ये एहसास हुआ इस बात का कि हम इनको इन 2.5 करोड़ सार्फिन को हम किस तरह से मजीद बढ़ाएं या हम इनको किस तरह से हम टैक्स नेट में लेकर आएँ। तो ये सबसे खुशाइन बात थी कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया। और इसके बाद एग्जैक्टली अभी कुछ हाल ही में तकरीबन कोई 1 हफ्ते पहले की बात है, सदर साहब ने हमारा जो एक बिल है वर्चुअल एसेट्स के नाम से वो साइन कर दिया है, और मेरे ख्याल से अभी वो कुछ दिन बाद आपको मंजर आम पे नज़र आ जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये था कि पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं थी। हर आए बंदा बात करता था कि पाकिस्तान में कोई रेगुलेशंस नहीं है, इलीगल है, लीगल है। देखें, टेक्नोलॉजी कभी भी लीगल और इलीगल नहीं होती है, हमेशा उसको रेगुलेट कर लेना चाहिए था उसको, ठीक है। तो रेगुलेशन के तहत अभी एक नई चीज़ एक सामने आई जिसका नाम अभी आपने लिया पीवारा करके, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो देखा जाए पाकिस्तान में इस वक्त कोई 21 रेगुलेटरी बॉडीज़ काम कर रही है इंडिपेंडेंटली, जैसे नेपरा है, ओगरा है, नादरा है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है। इस तरह की पीवारा भी एक अभी काबिल अमल उसमें यानी कि वजूद में आई है। तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए
और वो आवाम जो इस वक्त 2.5 करोड़ सार्फिन जो इस पेशे से मुंसलिक है उनके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। राइट हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की और हम बात करते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में इस तरफ आना चाह रहे हैं और बड़े मुल्क भी पाकिस्तान में जाते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में पोटेंशियल है, एक तो पॉपुलेशन वाइज भी पोटेंशियल है, जो आपकी यूथ है वो बिटकॉइन की तरफ या फिर क्रिप्टो की तरफ, खासतौर पे बिटकॉइंस की तरफ कितना आ रही है, बाइनेंस की तरफ कितना आ रही है। ऑब्वियसली ये पता चल गया हमें कि हम लेट आए हैं, लेकिन अभी बहुत पोटेंशियल है, दूसरे मुल्क पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। अभी मुझे बताएं कि क्या चैलेंजेस हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग में क्या चैलेंजेस हैं, ये बैरियर्स बीच में हुकूमत के और एक इन्वेस्टर के और जो क्रिप्टो में काम करने वाला है उसके बीच क्या बैरियर्स हैं? अब देखिए इसमें 3 बड़े मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला तो ये था कि जो 2.5 करोड़ सार्फिन हैं उनके ऊपर हम क्या टैक्स लगाएं, वो जो भी कैपिटल गेन लेकर आए मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हालात मईशत के इतने अच्छे नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो चुकी हैं, सनतें बंद हो चुकी हैं, रोज़गार नहीं है। अब जब रोज़गार नहीं है, अब कोई अगर अपने घर में कोई इनकम जनरेट करना चाह रहा है और वो थ्रू किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन जिस तरह बाइनेंस है, KU कॉइन है और बहुत सारी ऐसी लातादाद एक्सचेंजेस जहाँ पर आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेड कर क्या पैसे कमा सकते हैं। हारून साहब आपने बात कर ही दी है जी, तो चलिए अब इसको मजीद एक्सटेंड कर देते हैं। आज हम बात करते हैं बिल्कुल लेमैन की, एक आदमी जो अभी देख रहा है हमें और उसने देखते देखते हारून साहब से सोचा कि यार ये तो उन्होंने बात अच्छी की है, उसके जहन में सवाल है मैं स्टार्ट कैसे करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, कितना अमाउंट होना चाहिए, विच इज़ द राइट प्लान। बिकॉज देखें स्टॉक में खेलता है ना बंदा, तो या तो उधर ब्रोकर से बात कर रहा होता है शेयर बाजार में, हाँ भाई बता कितना, इतना गिरा दे, छोड़ दे, पकड़ ले, खरीद ले, छोड़ दे, ठीक है। सो एक आम आदमी इस धंधे में, इस कारोबार में कैसे आगाज़ करे? अच्छा, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो और स्टॉक ये दोनों अलग अलग चीज़। जी बिल्कुल। स्टॉक कभी भी आपका स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता। आप मुझसे कोई चीज़ अदले बदले में स्टॉक के शेयर्स मुझसे आप खरीद नहीं सकते, मुझे बेच नहीं सकते। यानी कि मैंने आपसे कोई गाड़ी खरीदी तो मैंने कहा कि मैं आपको जो है आप मुझसे स्टॉक ले ला, आपने कहा मैं स्टॉक का क्या करूँगा। बट एज फार एज क्रिप्टो करेंसी इज कंसर्न, आप कहते हैं कि मुझे इसकी जगह बिटकॉइन दे दो या मुझसे सोलाना ले लो या इथीरियम ले लो या USDT ले लो, तो एक तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया। उससे काम हो गया सहल, आसान पेमेंट के हवाले से। अब आ जाएं कि ये काम कितना आसान है, उसकी वजह ये कि ये चलती है 24 घंटे मार्केट, ये कभी बंद ही नहीं होती। इस पर कभी यही नहीं हो सकता कि आज ये हॉल्ट हो गई है, ज़्यादा जो है मार्केट में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। तो देखें वो तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस वॉलेटिलिटी के तहत आप खेलना चाह रहे हैं। अभी बिटकॉइन की ये पोजीशन है कि बिटकॉइन अब इतना वॉलेटाइल नहीं रहा, पहले ज़माने में रहता था 8,000 से 4,000 का आना, हाफ आना 50% वो होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आज अगर अभी इस वक्त 1,17,000 पर है तो वो गिर के अचानक से 65,000 पे आ इन्वेस्टर बढ़ गया ना बेसिकली। एग्जैक्टली, यूजर बेस बढ़ जाता है तो उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। एज फार एज अदर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न, उसमें सार्फिन को ये देखना चाहिए कि मैं कितने पैसे लगा सकता हूँ। उसका आसान तरीका ये होता है कि पहले वो अपने वो PKR को USDT में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम टेथर बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी ये WLF कंपनी आई तो उसने अपना USD1 का भी आगाज़ कर दिया। अब आप USD1 खरीदें, USDT खरीदें, सबसे पहले यू हैव टू बाय USDT, उसके बाद फिर आप करते हैं टोकन की परचेजिंग। टोकन की जो पेयरिंग होती है वो हमेशा USDT के अंदर होती है। मेजॉरिटी आपको ऐसे बहुत सारे टोकन्स और कॉइन मिलेंगे, जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो आप उसको USDT में। अब ये देखना होता है कि अगर आप 100 USDT की बात करेंगे तो अभी के जो रेट चल रहा है इस वक्त 293 रुपये चल रहा है इस वक्त, या 295, तो आप ये समझ लें कि 29,500 रुपये आपको चाहिए, यानी कि 30,000 रुपये के लगभग आप एक ट्रेड कर सकते हैं। अब आप $100 के ऊपर आप रोज़ाना $10 बनाएं, $20 बनाएं और ये बन जाते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो लाइफ में से वो हिस्सा देना पड़ता है कि मैं सीखूं, क्योंकि 24 घंटे ऑन रहती है। अब सुबह रात को देखा मार्केट ने एकदम से अप लिया, बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स कॉइन है बिटकॉइन के अलावा वो चलना शुरू हो गए, तो लोगों ने उसमें 5, 10, 15% बनाए रात को, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेड के तहत एक आम आदमी को समझ लेना चाहिए कि इसमें आपको एक तो घर बैठना पड़ता है, आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए ताकि आपको कोई रुकावट ना है। बाज़ दफ़ा एप्लीकेशन पे इतना लोड आता है कि जो आपका एक इंटरनेट होता है वो सपोर्ट ही नहीं कर पाता। अच्छा, एक तो ये जो लोग करना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेके बैठना पड़ता है, लेकिन आपको नज़र डालते रहना पड़ता है। द पीपल हु आर डूइंग क्रिप्टो उनको ये बात समझ आ रही होगी। बट मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि लोग जब अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की ना, तो उनके जहन में ये होता है कि यार ठीक है, मैं इसका अपर लॉक लोअर लॉक लगा लूँ, मुझे उतना नुकसान नहीं होगा। बिटकॉइन में या जो इस तरफ बाइनेंस की तरफ शुरू में आए उनको नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब मुझे ये समझाएं कि जो लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, उसने 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, अब वो सीख ही रहा है, क्या उसमें वो लॉक लगा सकता है, उसके पैसे बच सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। वन इज टेक प्रॉफिट, जिसको हम TP कहते हैं। आज हारून ने $100 लगाए, फर्स्ट करने $1 का एक टोकन था, तो मेरे पास 100 टोकन्स आ गए। अब वो $1 से वो चला जाता है $1.1 पे 10 सेंट्स का, तो मुझे $10 मिल जाएंगे। तो आई विल टेक सम प्रॉफिट, ठीक है, वो मैं TP लगा दूंगा उसको, टेक प्रॉफिट, TP1 TP2 आप जो भी सेट करना चाहें।
अब अगर मैंने टीपी सेट किया और मैंने पूरे 100% को सेल आउट करने के लिए लगा दिया तो ऑटोमेटिकली अब मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी गैर मौजूदगी में इसको वो कर देगा एग्जीक्यूट। अब आप आ जाएँ कि लॉस कितना बर्दाश्त करना है, तो स्टॉप लॉस कहलाता है, इसको हम कहते हैं SL। हर जगह आपको अपना SL लगाना पड़ता है कि आई कांट बेयर मोर देन 10% ऑफ लॉस और 20% ऑफ लॉस। तो आप नीचे उसको आप 90% के ऊपर आप लगा देंगे या 10% माइनस करके आप SL लगा देंगे। तो ज़्यादातर आपका SL अगर हिट होता है तो आपका जो बैलेंस रह जाएगा वो $90 रह जाएगा। तो इस तरीके से आप जो आप बात कर रही हैं, बहुत इसमें एडवांसमेंट बहुत आ गई है, काम बहुत आसान हो गया है। कहाँ वो 4 लाख स्टॉक के लोग और कहाँ ये 2.5 करोड़, कोई तो फ़र्क होगा, कोई तो चीज़ है, कोई तो ऐसी अट्रैक्शन है। और ऊपर से ये जो हमारी एजेंसी है ये चाहती है कि हर चीज़ फ़ोन पर हो, हर चीज़ अवेलेबल हो, जब चाहूँ मैं वो टोकन निकाल के इसको मैं कैश आउट करके मैं इसको PKR में कन्वर्ट कर लूँ। ये काम इतना सहल हो गया है, ये चीज़ आपको स्टॉक में नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अब इसमें मालूम साहब एक सवाल मेरा ये है, जैसे आपने की कि टेक्नोलॉजी बुरी या अच्छी नहीं, टेक्नोलॉजी रेगुलेटेड होती है, ठीक है सर। शुरू में यहाँ भी और मैं जो बात कर रहा हूँ वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग उठे जी, उनके नाम के नीचे आता था क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं जी, बिटकॉइन एक्सपर्ट जी। तो और फिर उन्होंने लोगों को गाइड किया, वो जैसा गाइड किया किसी के लिए फ़ायदेमंद हो गया, किसी के लिए नुकसानदेह हो गया। तो विद द रेगुलेशंस क्या उन लोगों पे भी पाबंदी लगे या रेगुलेशन होनी चाहिए जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ, है नहीं, बस उन्होंने वो होम्योपैथिक टाइप हैं, उन्होंने 1-2 वीडियोस यहाँ से देख ली, वहाँ से देख ली। और क्राइटेरिया क्या है किसी के एक्सपर्ट बनने? दिस इज द थिंग ना, ताकि लोगों को गलत गाइडेंस ना हो। देखिए, इस पे तो डिपेंड करता है देखने वाले की राय। मतलब वो देखने वाला, सुनने वाला जो होता है, थोड़ा सा उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो बात किस पैरान में कर रहे हैं, वो बात किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ को तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसको रोक सकते हैं, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तो मेरे सुनने वाले हैं कि वो उनसे एडवाइजरी ले जिनको वो समझते हैं कि वो अच्छे एडवाइज़र हैं। ऑप्शन देखें, हर एक के पास होते हैं, 10, 20, 50 ऑप्शन हर एक के पास होते हैं। जो आपका सवाल है ना, इस तरह के बहुत से लोग आपको आएंगे और फिर वो कुछ अरसे में गायब हो जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। बिटकॉइन का इस तरह रहना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। हमने भी एक मार्केट से हम बैठे में सर्वाइव करते करते हम यहाँ तक पहुँचे 2016-17 से। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं भी कोई पर्दा स्क्रीन से मैं गायब हो गया हूँ। हम हर बुरे वक्त में भी रहें और अच्छे वक्त में भी रहें। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि बुरे वक्त में चले जाते हैं, अच्छे वक्त में फिर आ जाते हैं। तो बेसिकली देखने वाले को, सुनने वाले को या जो सीखने वाले हैं उनको ये चाहिए कि उसको पढ़ें, इसको समझें और इसका ज़रूर प्रैक्टिकल करके देखें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको बहुत सारी गलतियां नज़र नहीं आएंगी, मेरी हो, किसी की हो, कोई भी आपका एडवाइज़र हो या खुद आप हो, आप जब तक वो नहीं सीख पाएंगे। वेरी वेरी ग्रेट टू हैव यू। आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। आई एम श्योर लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे वो भी एड्रेस हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग ऑन द शो। तो जनाब, आप जो भी कर रहे हैं देखभाल के और ध्यान से करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो हो शादी। अरे भाई जान, या फिर वो शादी। क्योंकि हुआ ये है कि देखें, हम आपको क्या बताएं, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इस पे तो कह भी नहीं सकते कि सीख के करें, मैंने अभी कहा था सीख के करें। अच्छा, ये देखें सादिया, ये एक शख्स है, दूध से ना आ रहा है, इसमें क्या दूध है? ये जी, ये दूध ही है ना। अब इसकी कहानी पता है भाई दूध से? ये इसलिए ना आ रहा है क्योंकि इनकी बीवी जो है वो चली गई इनको छोड़ के, और वो खुशी में ना आ रहे हैं दूध से। लॉजिक क्या दूध से नहाने की? आप अभी तक दूध पे अटकी हुई है। अरे उसकी बीवी छोड़ के चली गई और वो खुश है, और आप कह रही हैं दूध का अफसोस हो रहा है यार। नहीं मुझे, लेकिन ये कह रहा है कि इससे कोई अफसोस नहीं है। इसने आसामी ज़बान है उसमें ये ज़ोर से कह रहा है कि आज मैं आज़ाद हो गया। हुआ ये कि भारत का जो रियासत है तो भाई बीवी को तो इसने छोड़ा ना। ज़िला है नलियाड़ी, और उसके गांव में एक शख्स ने बीवी से तलाक के बाद 40 लीटर दूध से नहाया, अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। ये अनोखा मंजर आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसने छोड़ा, इन भाई साहब का ये क्लेम है कि इनकी बीवी इनको बार बार छोड़ के जा रही थी और वो बहुत तंग और नाला हो गए थे, उनको बार बार पकड़ के ला रहे थे, वो बार बार जा रही थी। आखिर में इन्होंने फैसला किया, चलो भाई जा तेरी किस्मत, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा, इसमें सादिया एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि आजकल ना डिवोर्स हो रही है, तो खातीन अगर खुला ले रही हैं, डिवोर्स ले रही हैं, उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी सोचा होगा कि मैं क्यों पीछे रहूं। यार बड़ा ही सादा नहीं, महंगा। इसमें तो पार्टी बन रही है। 40 लीटर अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1 मन दूध, 40 लीटर 1 मन दूध हो गया। बट हमें क्या पता कि इस दूध में कितना पानी मिला हुआ है। हाँ, मैं तो चूना हो फिर पानी मिला है। हाँ, तो देखिए इसीलिए अगर देखिए दूध में हो या रिश्ते में हो तो इसी तरह के मनाज़िर सामने आते हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो आपकी मुलाकात हम ऐसे चंद चीज़ों से करवाएंगे जिसके बारे में आप कहेंगे अरे ये तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
नाजरीन, यार ये पीछे चला गया सांप बेचारा। ये जो अगर वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं सादिया, अगर आप इसको कहाँ चला गया ये आई एम ट्राइंग आप उसको पकड़ के ले आए ना सामने, पता चले ये भाई। मेरी आज कमर को टाइट देखिए, करना शुरू कर दे। आज सांपों का आलमी दिन है और सांपों के आलमी, अच्छा ये वो वाले सांप नहीं, आस्तीन वाले सांप, ये असली सांप है। तो आज हम यही बात करने की कोशिश करेंगे। अरे आ गया, मुबारक बेटा सादिया, ये आपको ना ये गिरफ्त कर रहा है, आगे अल्लाह खैर है। आपने नाज़रीन वो फिल्म एनाकोंडा देखी होगी और उस पे बने हुए बहुत सारे मुहावरे भी सुने ही होंगे। बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जैसे कि लकीर पीटना, सांप निकल जाने के बाद आस्तीन में सांप। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि असली कौन सा सांप ज़्यादा ख़तरनाक है, असली सांप के आस्तीन वाले सांप। एक तो सांप ये हैं और दूसरे सांप जो है पॉइंट आउट सही करें। यहाँ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो कि एक सांप ये है। नहीं अच्छा, ये नहीं है शादी। इसको अगर आप देखें, ये अगर कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर आप इसको गले में भी पहनेंगी ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि मुझे इससे कोई डर वर नहीं, मैं पब्लिकली ऐलान कर रहा हूँ कि मुझे आज डर लग रहा है। खुदा की कसम मुझे डर लग रहा है। यस, हो सकता है मैं हाथ में पकड़ूं तो यार ये बिल्ली की तरह कर रहा है। इट्स लाइक अ कैट जो कि कोई नाम तो नहीं है कहीं से जो हम बर्मी कहते हैं। निकाले तो चले हम अपने भाई, ये दो मेहमान तो हैं ही हमारे साथ और इनके साथ दो बड़े स्पेशल मेहमान हैं जिनमें जुनेद भाई, आप सब वाकिफ हैं जानवरों के हवाले से। जब भी कोई चीज़ आती है उनके रेस्क्यू के हवाले से और उनके पालने के हवाले से जुनेद भाई का नाम सबसे फॉरमोस्ट है। तो जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका आने का और मैं समझ सकता हूँ जी आप रहे। आप लोगों का शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट दिन को आप लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, और उसके साथ साथ मोहम्मद बख्श मौजूद हैं। सांप के हवाले से जो भी होती है ना कि सांप पकड़े और मार दो, तो उसके हवाले से आज हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। मोहम्मद बख्श में हमारे साथ मौजूद हैं। बख्श साहब अस्सलाम वालेकुम। ये शर्मा रहा है मेरे ख्याल से। शर्मा नहीं रहा, ये अभी जो ना अपनी जगह बना रहा है, अनकंफर्टेबल हुआ होगा बिकॉज़ एक मिनट, जब एक सांप जगह बना रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? तो बैठने के लिए एक तसल्ली से बैठे के अपनी जगह पे जो है। चले बिठाएं इनको तसल्ली से। अच्छा ये देखें, एक तो ये कि हमने ये क्लैरिटी हम आपको दे दें कि दे आर नॉट पॉइजनस और वेनमस नहीं है, पॉइजनस नहीं है। मैं जुनेद भाई से बात कर लेता हूँ। जुनेद भाई, ये जो आपने गले में हार बनाया हुआ है, कौन सा सांप है ये और क्या ये काटने वाला या? बहुत खूबसूरत है। सांप देखिए सारे ही काट सकते हैं, ऐसा तो नहीं कोई सांप ना काटे। लेकिन ये जो है वालों को बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो कैप्टिव बॉर्न है और ये यूएसए में अब ब्रीड कराए जा रहे हैं। और ये जो है ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन में खास म्यूटेशन होती है, ये वो है। तो ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आज की डेट में सिर्फ एक ही अपनी स्पीशी का स्नेक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनको इंपोर्ट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इस ब्रीड का दूसरा भी नहीं है। ये अल्बाइनो ग्रेनाइट पाइथन है। अल्बाइनो पाइथन्स में भी बहुत सारी म्यूटेशन होती हैं। इसकी आइज भी आप देखें रेड कलर की है। वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट स्नेक्स हैं ये और काफ़ी महंगे होते हैं, तो इनका मंगवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हमने इनको रखा हुआ है फॉर अवेयरनेस। हमारे जूस के अंदर जो अवेयरनेस शोज़ होते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि लोग इनको करीब से पहचानें इन चीज़ों को ना। हमारी कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिनके ऐसे लोग इनसे डरते हैं, बट हमारा ये है कि जितना हक हमारा इस दुनिया पे ना उतना इनका भी है। जी बिल्कुल। तो इनका हमारे इकोसिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से वर्ल्ड स्नेक डे जो सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे इकोसिस्टम में बहुत बैलेंस्ड रोल अदा करते हैं। आपको मैं एक फैक्ट शेयर करता हूँ जी, कि अगर ये स्नेक्स दुनिया में ना हो ना तो उसका एक इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो माउस होते हैं ना उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप और मेरे लिए कुछ खाने का बचेगा ही नहीं। वो हमारे खेत बर्बाद कर देंगे खाना। तो ये जंगलात के अंदर, खेतों के अंदर उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सांपों का हमारी दुनिया में। तो उनको हमारा मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि इनको मारना नहीं चाहिए बिला वजह, अनटिल अनलेस जब तक आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी एनिमल को हर्ट करने की। लेकिन हमें वो माहौल भी तो क्रिएट करना होगा जहाँ ये दोस्ती आ सके। मतलब हम डर इतना ज़्यादा है, माइक में कुछ कहना डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है सांप की वजह से कि हम देखते हैं जैसे आमतौर पर शेर के साथ और जानवरों के साथ भी जिनका डरावा बहुत ज़्यादा होता है लोगों के दिलों में, उन्हें देखते हैं और फ़ौरन मार देते हैं। तो ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? चले यहाँ तो बात हो रही है, लेकिन कोई और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस बारे में बात होनी चाहिए? यानी कि बख्श साहब, जब आप सांपों को रेस्क्यू वगैरह करते हैं, किस तरीके से करते हैं और ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है ये इसमें जहर है, इसमें जहर नहीं है? तो ये जो अंदाज़ा हम लगाते हैं उससे जो ना हमें आइडिया होता है, जैसे कि ये हमारे पास पैथन है, ये इनमें जहर नहीं होता
और दूसरे कोबरा वगैरह हो गए या दूसरे तरह के जो सांप हैं उनमें जहर पाया जाता है। तो रेस्क्यू यूँ करते हैं कि भाई ये जैसे कि आबादी बढ़ना शुरू हो गई, लोगों ने जो है ना घर बनाना शुरू कर दिए, जंगलात ख़त्म करना शुरू कर दिए, घर बनने शुरू हो गए, तो अक्सर लोग जो है ना वहाँ पे इनको मारते हैं और ये शहरों की तरफ रुख करते हैं क्योंकि इनको भी तो अपनी जगह चाहिए ना, तो लोग इनको जो है ना मारते हैं। और हमारी तो रिक्वेस्ट ये होती है लोगों से कि इनको मारें नहीं, इनको जहाँ भी आप देखें रेस्क्यू करवाएं, आप कॉल करके हमें बुला लें, हम आके वहाँ से रेस्क्यू भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये आपको क्या ऐसी खुशी मिल रही है देख के यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है। तो मेरा हाँ भाई, कैन यू सेंस इट? नहीं, मैं खुद डरता था भाई, आपको बात काट रहा हूँ। मैं जब बचपन में अपने गाँव में रहता था तो एक दफ़ा मेरे सामने जो है ना, मैं रास्ते में चलता हुआ जा रहा था, कोबरा आ गया और मैं 4 किलोमीटर दूर घूम के आया वो रास्ता, और आज मैं ये सांप लेके बैठा हूँ। तो ये चीजें जो ना आप मैं भी 4 किलोमीटर घूम के आ जाता हूँ और उसके बाद जो है कितना प्यार करना है फैसल तुम्हें। लुक एट इट, तुम कर लो प्यार सारा। इसका क्या नाम है भाई? अरे नाम वाम रखे इनके आप। इसको हम प्यार से नगीनी कहते हैं। नगीनी, हैरी पॉटर में जो स्नेक होता है ना उसका नाम नगीनी होता है। लुक एट दिस। तो शी इज फीमेल। ये फीमेल है। देखा मेरे आई में कितना चेंज आया। ये कंपनी मिल जाती है। आप इसके कलर देखें, इसके अंदर शाइनिंग देखें, बेचारा परेशान हो रहा है भाई। कमाल होता है, ब्यूटीफुल। इफ यू जनाब ये अगर आप क्लोज करें तो देयर यू गो एंड इट्स हैवी। इसका कितने इसका वजन होगा? ये अभी तकरीबन कोई 15 केजी के आसपास होगी। और आई वांट टू ऐड समथिंग कि आप वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल 71 स्पीशीज है स्नेक्स की। ठीक है। इसके अंदर मोस्टली जो है वो नॉन वेनमस है, बट होता ये कि हर किसी को जहरीला समझ के मार दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे नॉन वेनमस है और उसमें से भी 15 स्पीशीज तो समंदर के अंदर है, गहरे पानियों में रहती है। और हार्डली हमारे पास 4 ऐसी स्पीशीज है जो मेनली जो है जिनसे हमें खतरा रहता है, जिसका ना कोबरा है, सॉस्केल वाइपर है, रसल वाइपर और क्रेट है। क्रेट जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक है, जिसे उर्दू में संगचूर कहा जाता है, मतलब पत्थर तोड़ देने वाला। तो बड़ा मशहूर इसके ऊपर है। तो हर सांप जो है वो जहरीला और खतरनाक नहीं होता, बट हमें इनसे भी एहतियात करनी चाहिए। इनके अंदर भी जहर नहीं, बट अल्लाह ताला ने ताकत इतनी रखी है कि अपने शिकार को पकड़ते हैं, जकड़ के। अच्छा, क्या कर सकते? हाँ, मतलब ये क्या चाहते हैं, किस तरह से ये अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं? थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि लोगों को। 2 तरह के स्नेक्स होते हैं, एक होते हैं जो अपने जहर से मारते हैं और दूसरों को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो कैटेगरी है उसके अंदर पाइथन्स एंड बोआज आते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके अंदर ताकत भरपूर होती है। अभी आपने इसे उठाया, अभी तो उसने कोई आपसे पावर नहीं लगाया, लेकिन अगर यहाँ पावर लगाए तो आप इसको खोलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 100 मसल से ज़्यादा पावर होती है। हम अगर अपना हाथ यूज़ करते हैं किसी को पंच मारने के लिए तो हमारे हाथ में कितनी मसल्स होंगे? इसके अंदर 100 से ज़्यादा है। तो आप सोचें कितना ज़्यादा ये जो है वो जोर लगा सकते हैं। ये अपने शिकार को पहले स्मेल करके सेंस करते हैं। सांप जो अपनी ज़बान बार बार निकालते हैं ना, ये बेसिकली अपनी जबान से सेंस करते हैं। नाक का इनका कुछ इस तरीके से निज़ाम है कि इनके जो नाक के जो होल्स हैं वो बाहर तो हैं, लेकिन इसी तरह के सिमिलर होल्स इनके मुंह के अंदर भी हैं, ऊपर साइड पे। ये स्नेक ऐसे बाहर आती है, हवा में से कुछ पार्टिकल्स पिक करती है और उनको लेके अंदर जाती है। फिर इनके ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं कि इन्होंने हवा में क्या महसूस किया है। तो पूरा एक इनका सिस्टम है, तो उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर थोड़ा सा दूर जो है एक माउस बैठा हुआ या हैन बैठी है, फिर इसको फॉलो करते हैं, जाके उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको इतनी जोर से स्क्वीज करते हैं कि उनकी हड्डियां टूट जाती है, उनका दम घुट जाता है। इसके बाद उसे साबित सॉलो कर लेते हैं। अब ये इतने अगली बात मैं यही करने वाला था कि आप और मेरे जबड़े कुछ इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया कि हमारी एक लिमिट है। हम एप्पल के बाइट करके खा सकते हैं, पूरा एप्पल हम नहीं खा सकते, हमें फ्रैक्चर हो जाएगा जॉ का। बट इसको कुछ नहीं होता क्योंकि इसके जो जॉज है, उसकी जो बोन्स है वो अलग अलग है, ये एक साथ जुड़ी भी नहीं है। तो ये उसको ऐसे खोल लेते हैं और इनकी स्किन भी स्ट्रेचेबल है, वो ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। तो ये अपने फेस से कोई 3 टाइम ज्यादा बड़ा जो है वो चीज जो है वो निगल सकता है और इनका पूरा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेचेबल है। तो ये मतलब इतना सा स्नेक एक डक को आराम से सॉलो कर सकता है। और ये अभी जो है बहुत छोटा है, ये बेबी है अभी भी। ये बेबी है, ये अभी तकरीबन 1.5 साल का ये अभी हुआ है और इसने जो है 25 से 30 साल की एज में जाना है और 22 फुट तक का होना है और मोस्ट प्रोबेबली तब तक ये किसी गोट को भी खाने लायक हो जाएगा, पूरा के पूरा सॉल्व हो जाएगा। So, इनका ये साइज इंक्रीज द साइज ऑफ देयर माउथ, ये बड़ा होता है? यस, जितने बड़े होंगे उतना इनका शिकार का साइज भी बड़ा हो जाएगा। और ये ऐसे स्नेक्स हैं, इनकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, मतलब हम कोई लिमिट नहीं कर सकते कि यार ये इससे फुट, ये जितना इनको अच्छा मील मिलेगा, जितना ये अच्छी ग्रोथ करेंगे ये बढ़ते रहेंगे, जितने ये बढ़ेंगे एक चीज़ और भी है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जानवरों, सिर्फ सांप नहीं, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनको कहा जाता है कि जी इनको मार के इनसे तेल निकालें तो इसका ये दर्दों का इलाज और पता नहीं क्या-क्या, ये फैक्ट है। ये मुझे बताएं इसके हवाले से क्या धंधा चल रहा है पाकिस्तान? धंधा ये बड़ा गंदा धंधा है, ठीक है। ये इसका ये मसला है कि इनके ऊपर मैंने आपको बताया था ना कुछ मिथ्स बनी हुई है,
तो हो सकता है कि कुछ उसमें फैक्ट्स भी हो, लेकिन इनकी जो फैट्स होती है उसको यूज़ किया जाता है और उसको अलग अलग तरह की दवाइयों में यूज़ किया जाता है। और वो जो दवाइयाँ जो है वो मर्दाना कमज़ोरी वाली भी होती हैं और जो हड्डियों के दर्द होते हैं उनके लिए भी होती हैं। तो इस तरह के मिथ्स बनाए जाते हैं, पर उसमें मसला पता है क्या, चाहे वो चीज़ सच हो या झूठ हो, लेकिन उसमें नुकसान इन जानवरों का हो जाता है। ठीक है, बिला वजह जो है ये मारे जाते हैं और पता नहीं कि वो चीज़ सच है नहीं है, कोई साइंस ने तो अभी तक प्रूव नहीं किया है सच, लेकिन कुछ हकीम हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। बट बेटर है कि हमारे पास इतना जदीद दौर है, हमारे पास इतने अच्छे सप्लीमेंट्स आ चुके हैं, इतनी अच्छी नेचुरल डाइट्स हैं, तो क्यों इन जानवरों को मार के वो चीज़ें आपने करनी जी, जबकि आपको पता है कि इनकी तादाद जो दुनिया में कम हो रही है। जब एक चीज़ खतरे से दो चार है तो आपको तो उसका उल्टा और ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारे मसले मसाइल हैं हमारे। अच्छा, क्या पाला जा सकता है सांपों को? क्योंकि अब जैसे उर्दू में मुहावरा है कि जी मुझे नहीं पता था कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूँ, यानी कि सांप जैसा भी हो कभी ना कभी जाके वो आपको बाइट करेगा। तो क्या इतना डोमेस्टिकेट किया जा सकता है इसको? सांप का मसला ये है कि सांप है ना सोशल नहीं हो सकता। सोशल जैसे कि आप किसी कैट और डॉग से जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो आप इससे नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि इसकी जो कुछ चीज़ें ना वो लिमिटेड है। ये अपने एक तो उनको सही से नज़र नहीं आता, ये बिल्कुल ऐसी इमेज देखते हैं जैसे एक्सरे की इमेज होती है, थर्मल इमेज इनको नज़र आती है। मतलब ये गर्म और ठंडी चीज़ों में फ़र्क कर लेते हैं अपनी आंखों से ही। अगर आप जिंदा है, आपकी बॉडी में हीट है, तो ये सेंस कर लेगा कोई लिविंग थिंग है, लेकिन ये सोफे को सेंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थर्मल इमेज देखते हैं, उसके ऊपर ये बिलीव करते हैं। तो थर्मल इमेज का मतलब है कि आप और मैं इसके लिए एक ही जैसे इसको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, मतलब इसको पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है, साइज में पता चलता है, लेकिन कह रहा हूँ आप और मेरे में कोई फर्क नहीं कर रहा। इनको पता होगा ह्यूमन बीइंग है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। जैसे कि बहुत सारे पालतू अपने मालिक की ऑर्डर खुशबू को करके तो वो करते हैं, तो उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसमें स्मेलिंग की कैपेबिलिटी है, बट ये सोशल नहीं होते। सोशल मतलब मैं ये नहीं कह सकता ये मेरा पेट है तो ये किसी और का पेट नहीं हुआ। नहीं, अगर आपको हैंडलिंग आती है तो ये आपके पास भी सही से रहेगा। जैसे डॉग्स होते हैं ना कि किसी और के घर पे आप छोड़ दो, खाना पीना बंद कर देते हैं, ये ऐसे नहीं होते। दूसरा, इनको भूख लगती है तो उनको जो है ना, इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल एग्रेसिव, हाँ ये आपने सही कहा, तो बिल्कुल ये जो है ना ऐसे हो जाते हैं और फिर ये खाना ढूंढते हैं। और उस दौरान अगर आपने इनको मील नहीं दिया और आपका हाथ में से मिसाल करें कोई चिकन की स्मेल आ रही है और आपका हाथ इनके आगे आ गया, तो ये अज्यूम करेगा कि कोई चिकन आ गया और ठक करके हमला कर देगा। भाई अभी खा पी के आए ये? अभी खाए पिए मैं, बिल्कुल अभी खाए पिए में ना, अभी खाए। आप अपनी आखिरी बात करें फिर मैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि मैंने उनको पकड़ा है तो मैं ये, इनका नाम क्या है भाई? इनको अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है, प्यार से हम इसको बर्मी कहते हैं। बर्मी जरा दिखाएं। और वो नगीना है, वो नगीना। तो जनाब ये बर्मी साहब जो हैं, ये तो साहब हैं, ये साहब है, ये साहब है। यू गो भाई, इधर ही रखिएगा जरा आप। ये ले जनाब, तो I will make sure that you get that weight. That I get entangled. No. I take entangled. आप मुझे फांसी का फंदा लगा के खाना चाहती हैं? तो जनाब जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बख्श आपका बहुत शुक्रिया। मैसेज यही भाई, मैसेज यही है कि आप दूर रहें प्लीज, अल्लाह का वास्ता है। तो मैसेज ये है कि एक्चुअली ये है कि अगर आपको ये कहीं नजर आ जाए तो आपने इनको मारना नहीं है, इनमें जहर नहीं होता। और दूसरा ये मेरी आस्तीन में घुस रहा है सादिया, और ये पेट भी नहीं है, ये पेट भी नहीं है, घर में रखना, ये पेट नहीं है। नो, आपने घर में इनको रखना नहीं है, घर में रखने वाली चीज। हाँ, ये पेट नहीं है। चलिए जी, हम ले रहे हैं ब्रेक। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये पेट टाइप नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेना जरूरी है। और अच्छी बात है, खा पी के आए थे। जानवरों का ख्याल रखें, और लेकिन अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिले तो आप पहले अपना ख्याल रखें। सबसे पहले वहाँ से शार्ट हो जाए, और अगर आपको लगता है कि वो नुकसान पहुँचा सकता है, रेस्क्यू इदारों को फ़ोन करें और वो आ जाएंगे और आपको बचा लेंगे। आप खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम अल्बाइनो के साथ। सी यू आफ्टर द ब्रेक। अल्बाइनो उधर देखें आप, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू दुनिया बोल है, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और इस वक्त बेहतरीन मैच चल रहा है ग्राउंड में। इस वक्त हुकूमत और चीनी वाले बड़े हुए इस वक्त बैठे हुए हैं, और चीनी इस वक्त बैटिंग कर रही है और बैटिंग कर रहे हो। चीनी ने मारा ये छक्का और चीनी की डबल सेंचुरी। और लोगों में आवाम में जो है इस वक्त गम की लहर दौड़ चुकी है। सब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं कि डबल सेंचुरी क्या ट्रिपल सेंचुरी भी हो जाए तो भी क्या ही हो जाएगा, खरीदी तो हमने है ही। तो जनाब ये सारे मामलात हैं, और चीनी ने भी डबल सेंचुरी स्कोर कर एग्जैक्टली। आप जब हमारे पास आए थे लास्ट टाइम, हमारे गेस्ट जिनको हम अभी इंट्रोड्यूस करवाने जाएंगे, तो उन्होंने कहा था भाई आवाम चीनी छोड़ दे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ चीनी छोड़ दें। मैंने तो छोड़ दी है, वैसे हेल्थ के लिए छोड़िए। जो छोड़ी है वो मुझे दे दें अगर आपके घर में इजाफी पड़ी है। अरे तो सिर्फ मैंने छोड़ी, और किसी ने? हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब, हॉर्स एसोसिएशन के चेयरमैन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आप लोग बार बार बुला लेते हैं चीनी, और आपके टीवी चैनल का नाम है बोल। मुझे आप बताएं
कि बोल तो बोल रहा है, हाँ, लेकिन सुन कौन रहा है? वही तो, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए तो डबल सेंचुरी इसलिए हो तो हम गई। बोलते अच्छा, वैसे चले जा पता है रहे क्या, हैं। आज चीनी कंटिन्यू बोलते चले अली जा रहे साहब हैं। आगाज किया हमने पेट्रोल के बढ़ने से, खत्म कर रहे हैं हम चीनी के बढ़ने से। बढ़ोतियां ही हो रही हैं, कमी कोई नहीं हो रही। कमी हो रही है मेरे बजट पे, मेरे पास जो पैसे बच रहे हैं उसमें। आप ये पहले सोच लें कि चीनी का कोराम है क्या। ये तो एक बात समझनी चाहिए, सबको बेसिक से जाना चाहिए। गन्ना क्रैशिंग होता है, जब 400 450 में गन्ना खरीदा गया, किसानों से खरीद दिया भाई। देखें इसके ऊपर जब प्रोडक्शन होती है तो 11% 100 किलो पे चीनी मिलती है, और मोलासिस 7%, जिसमें अल्कोहल, एंथोल और शीरा, जिससे मिठाइयाँ भी आप देखते होंगे कि उसी से बनती हैं। अब आप ये कहें कि ये जो इसकी कॉस्टिंग निकालने जाएं टैक्सीज के साथ, तो 110 से ऊपर चीनी नहीं पड़ती। मैंने किसी कंट्री में आपने देखा है कि 110 की चीनी 200 रुपये किलो बिक जाए? और ये जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब इसका वो किया कि हमको एक्सपोर्ट करनी है, एक्सेस है भाई, कर दो एक्सपोर्ट। मैं ये कहता हूँ, क्या हमारी पॉलिसियाँ नहीं है? क्या माहिर मईशत नहीं है हमारे पास? क्या फैक्ट फिगर नहीं है? ये अलमिया है इस मुल्क का। देखें, आप एक्सपोर्ट कर दें फिर इंपोर्ट कर दें, जो पिछली गवर्नमेंट में हुआ है। देखिए, ऐलान किया गया कि 140 से हम बढ़ना ही नहीं देंगे चीनी, और दस्तावेजात हुई वजीर आजम की निगरानी, और नायब वजीर आजम आए फिर कूदे बीच में, जब इतनी महंगाई रमज़ान में और मुहर्रम के महीनों में हो गई, यानी एक मुकद्दस महीने भी नहीं छोड़े गए, उस पर कोहराम मच गया। अब देखें, नायब वजीर आजम ने कहा 155 से 1 मिल बढ़ेगी नहीं। अभी राना तनवीर साहब ने मेरा ख्याल है बयान दिया कि मैं आपको पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा जी हम 165 रुपये चीनी 1 मिल बेचेंगे, तो 5 दिन से किल्लत हो गई, सप्लाई बैंड हो गई। मुझे एक सीधा सा सवाल है, नंबर एक तरफ, जब ये कहा कि जी बहुत चीनी हो गई है बेचो, हाँ, कोई लिमिट होगी ना बेचने की, इतनी बेच दो कि आम आवाम के लिए भी जो आ रही है वो भी बेच दो। इसको कौन देखेगा, इसको कौन रेगुलेट करेगा? भाई इतनी ही बार भेजे ना जितनी की जरूरत है, इतनी बार क्यों भेजी कि किल्लत हुई? देखें, जब आपने एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दी ना, 1530 अरब रुपया आपने सब्सिडी दे दी, 1530 करोड़। अब आप आगे चलें कि 4000 करोड़ रुपए का टीका गरीब को लग गया, आप 60 रुपए से भी लगाए ना, 66 लाख टन। तो ये क्या है? आखिर ये एलिट क्लास के लिए मुल्क बना है? नहीं, ये वतन अजीज सबका है, गरीब का, मिडल लोगों का, पैसे वालों का, सबका मुल्क है। लेकिन चीनी का हम भी कहते कहते थक गए। क्या वादा जो वादा है, क्या जो वफा हो, ये वही वादे हैं और वही चीज़ें हैं। अभी देखें 175 में आज बिकना शुरू हो गई 1 मिल, 165 का आज का अनाउंस है, आप देखें जी। और हर महीने 2 रुपये बढ़ेंगे, हर महीने 2 रुपये बढ़ाए जाएंगे। तो ये एक अक्टूबर तक 171 तक जाएगी, 171 तक जाएगी। लेकिन आज भी 175 1 मिल बिक रही है, लेकिन ऑलरेडी 200 ओवर 175 बिक रही है। आज 75 में 1 मिल है जी। जब होलसेल पे पहुंचेगी तो आप समझे 80 180, और वहां जाएगी तो 190 95, तो वहीं खड़े हैं हम। जो कोई रियायत नहीं दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी वेव करने वाले मामले पर भी जरा बताइएगा। मैंने सुना है कि कैबिनेट में उसके ऊपर बड़ा शोरगुल भी हुआ, लेकिन फिर क्या आपने IMF भी उसमें आ गया। आप बिल्कुल सही बात कही है कि IMF ने इस पे गदगन लगाई है कि आप लोग 5 लाख टन अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, 5 लाख से वो 3 लाख पे आ गए, तो उन्होंने कहा कि इस पे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, ये IMF की शराइत हैं और इसके बगैर ये नहीं होगी इंपोर्ट। देखें, ये भी एक तकलीफदा मरहला है आने वाला। जो 50,000 टन इन्हें टेंडर निकाला है 22 तारीख को होगा TCP के जरिए। अब ये 250 रुपए की चीनी पड़ेगी। ये मैं आपको बता दूं, और आप ये फैक्ट फिगर लेने जाएंगी तो 25 लाख टन का हमारे पास जखायर हैं, बिल्कुल हैं, और 4 महीने के लिए इनफ है, इनफ। लेकिन क्रैक डाउन इसका होता ही नहीं है। सवाल ये होता है कि वन साइडेड कहीं मुज़ाकरात नहीं होते मुल्क में कहीं भी। आप शुगर मिल को बुलाते हैं और वही चाहिए बैठते हैं जो उनको वजीर मुमलिकत और जो भी बैठे हैं, लेकिन 2 साइड का मैटर होना चाहिए ना। मुज़ाकरात तो 2 साइड पे होते हैं, स्टेक होल्डर दूसरों को भी बुलाए ना। ये सिर्फ चीनी शुगर मिल वालों से ही मुज़ाकरात होंगे। ये जो अफेक्टेड लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको भी तो बुलाए ना। क्रैकडाउन क्यों नहीं होता, आपको क्या लगता है? सर, ये क्रैकडाउन तो बेटा ये ऐसा है कि
4 दिन का क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन वो ताकतवर लोग हैं, यानी बहुत ताकतवर लोग हैं। आप असेंबली में बैठे हुए सियासी लोग और गैर सियासी भी होंगे, लेकिन उनकी ताकत ऐसी है कि मैं ये बोलना भी नहीं चाहता कि कैसी है। नहीं, क्रैकडाउन तो छोटे पैकडाउन होगा ना। हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर वो कौन से हकीम लुकमान है, वो कौन सा दाना ऐसा है जो ये बताता है कि चीनी इतनी बाहर भेज दो, इतनी भेज दो कि मुल्क के लिए कम पड़ जाए, फिर उसको दोबारा मंगाओ। हम तो ये पूछ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि कम पड़ ही नहीं रही। नहीं, अभी पर नहीं है, हमारे पास पूरी है। मैं आप ये दावा कर रहा हूँ। और पहले 5 लाख टन का इन्होंने फौरन रिजेक्ट किया। आवाज़ उठाने वाले हम लोग ही थे, मैं तो अपना नाम नहीं लेता, यानी वक्तन वक्तन आवाज़ उठाते हैं सिर्फ कौम के लिए। हमारा यही फील्ड मार्शल साहब से भी हमारा तो यही ऐलान होगा कि स्टिक उठाएं। खुदारा ये हुकूमत के कोई इकदाम हमें नजर नहीं आते। हमारी बातें स्टिक उठाई तो उनके खिलाफ भी होगी जो छोटे पैमाने पर कोई भी हो, कानूनी काम करने वाला कोई भी हो, चाहे जखीरा अंदोज हो, डीलर हो, शुगर मिल वाले हो, कोई भी हो। आपको नहीं लगता कि ज्यादा होलसेलर प्राइस में और रिटेल प्राइस में फर्क तो देखें? मतलब देखें, अब आप आ गए टॉपिक पे, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखें, रिटेल और होलसेल का आज तक फर्क खत्म नहीं हुआ। आप चीनी को छोड़ें, अभी चीनी हुई, आटा हुआ, चावल हुआ, दालें हुई, आप कोई कुकिंग ऑयल देख लें 150 रुपए किलो ऊपर होगा। जाओ देखें आप। ये मैंने पहले भी बताया था कि कंज्यूमर राइट कहाँ है, प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं? क्या काम ही नहीं करना किसी ने, बिल्कुल सिर्फ एसी कमरों में बैठना है। असल में हमें जड़ तक पहुंचना है। ये सारे इदारे जो बने हुए हैं वो किस काम के लिए बने हुए हैं? ये ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम हर वक्त खराब हो जाता है, जो इनको मॉनिटर करता है कि कितना हमारा माल पैदावार हुई और कितनी क्रैशिंग हुई और किस पे कितना सेल टैक्स हुआ, और आधा शुमार आ जाते हैं ना। आधा शुमार का गोरख धंधा ये बना दिया गया है। जब चाहे ट्रैकिंग सिस्टम फेल हो जाता है, जी अब इसको नया लाएं। देखें, ये मुल्क वतन हमारा है, लेकिन आप ये सोचें, आज आपके टीवी के तवज्जुह से कहता हूँ कि चीनी की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक 40,000 वाला या 45,000 वाला ग्रोसरी कैसे नहीं ले सकते? नहीं, बिजली का बिल कैसे भरे, गैस का बिल कैसे भरे, दवाइयाँ कैसे ले, कपड़े कैसे ले? आप मुझे बताएं तो सही, किराया कैसे भराए? और इस पे 17 किस्म के तो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, और तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। 40% टैक्स करता है, टैक्स पे करता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी कटौती भी हो जाती है। रहता क्या है? कुछ नहीं। अब इस आवाम के लिए सोचना पड़ेगा। आप देखें, इसको समझे बात को। हमें ग्रोसरी के हर आइटम को नजर रखनी चाहिए, और चाहे कमिश्नर साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, हमारे सूबाई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, और फेडरल में भी कहें बिल्कुल ठीक है कि फेडरल में भी इसी तरह शहरों में अमल दरामद कराया जाए। क्योंकि रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर होता है, कोई 100 किलो चीनी लेके नहीं भागता। या दाल भी नहीं ले सकता, 1 किलो ही लेगा। बिल्कुल। तो आप खुदारा इस मुल्क के वतन पर रहम करें। बहुत शुक्रिया। मुल्क के गरीब पर भी रहम करें मेरे ख्याल में। और वो जो हम बात करते हैं ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवाम की सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आवाम खुद किस तजब्जुब से गुजर रहे हैं। विद दैट आई थिंक आर वी गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। यस, हम अपने शो का आज अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, बारिशों का सीज़न है, उस हिसाब से भी कहीं निकलना है तो ध्यान से बिजली के खंभों से दूर रहिए। चीनी अगर महंगी हो रही है तो छोड़ दीजिए, कड़वी पी लीजिए। वी आर डन विद द प्रोग्राम। मैं अपने आवाम से भी अपील करता हूँ कि 1 किलो लेने के बजाय आप 2 किलो ले रहे हैं, ना लें, जितनी जरूरत है उतनी ले। एब्सोल्युटली। चलिए, आपसे लेते हैं इजाजत। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।